So after preparing the receipts and payment account, our next topic is income and expenditure account. So all know that in the preparation of the financial statement by the non-profit organization, there are basically three statements the non-profit organization prepared. One is receipts and payment account, one is income and expenditure account, and the other one is the balance sheet. In the earlier classes, we have learned the meaning of receipts and payment account and what is the procedure and how the receipts and payment account is prepared by solving some practical section. So today we are going to start our next topic, that is called the income and expenditure account, which is the second part of the financial statement prepared by the non-profit organization. So in this class we will try to learn the meaning of the income and expenditure account and the procedure how the income and expenditure account is prepared. So let's try to understand the meaning of the income and expenditure account. So here the meaning is written. First of all, it is said income and expenditure account is a nominal account. Okay, why it is called a nominal account? After discussion I will explain it. All the expenses are recorded on the debit side and all the incomes are recorded on the credit side. The main purpose of preparing this account is to find out the surplus and deficit at the end of the year. If the income side is more than the expenditure side, that is if the credit side is more than the debit side, it indicates the surplus, and if the expenditure side is more than the income side, that is debit side is more than the credit side, it indicates deficit. Okay, and the last line it is given income and expenditure account is just approximately equal to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो पहले क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग समरी ऑफ कैश बुक भी बोलते हैं. तो उस हिसाब से हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर में, किस पर्पस से, उस बिजनेस का कितना नेट प्रॉफिट हुआ, उस बिजनेस का कितना नेट लॉस हुआ, वो निकालने के लिए. सिमिलर केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है कि उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट द बिजनेस, उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना सरप्लस बचा और कितना डेफिसिट हुआ. यार द सरप्लस मीन्स प्रॉफिट. हम लोग अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो सरप्लस का मीनिंग निकल के आता है प्रॉफिट और डेफिसिट का मीनिंग निकल के आता है लॉस. अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट निकालना होगा तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना एंड ऑफ द ईयर में क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. तो मीनिंग कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं. किस लिए नॉमिनल अकाउंट कहते हैं? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. व्हाई इट इज कॉल्ड ए नॉमिनल अकाउंट? इसको नॉमिनल अकाउंट कैसे बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. हम लोग सीखा था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड. तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी लॉस होगा, वो सारा हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और जितना भी हम लोग का इनकम होगा, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. तो जितना भी हम लोग का इनकम होता है, जितना भी हम लोग का गेन होता है, वो सारा हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. तो वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है तो इस लेजर अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे, हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे. और जितना भी हम लोग का गेन होता है, जितना भी हम लोग का प्रॉफिट होता है, जितना भी हम लोग का इनकम होता है, वो सारा इनकम हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे. एज्यूम करो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मेट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है और ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया. तो जितना भी आपका एक्सपेंसेस होगा और लॉस होगा वो सारा हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और जितना भी हम लोग का इनकम और गेन होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट में भी हम लोग सीखा है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड में आएगा और जितना भी इनकम होगा वो सारा हम लोग क्रेडिट साइड में आएगा. इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द
एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया जितना भी सारा एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रेवेन्यू वर्ड। अभी एक्सपेंसेस किस टाइप के एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे और किस टाइप का इनकम को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। क्या हम लोग सारा इनकम को ही क्रेडिट में लिखेंगे, क्या हम लोग सारा एक्सपेंसेस या सारा लॉस को ही हम लोग डेबिट में लिखेंगे, तो आंसर होगा नो। सारा इनकम या सारा एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो कैटेगरी में, एक होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक आपका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलर केस में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, एक होगा आपका रेवेन्यू इनकम और एक आपका होगा कैपिटल इनकम। तो अभी कौन सा आइटम को हम लोग रेवेन्यू इनकम बोलेंगे, कौन सा इनकम को हम लोग कैपिटल इनकम बोलेंगे, कौन सा एक्सपेंसेस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे, कौन सा एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस बोलेंगे, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्या जानना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में मतलब एक्सपेंडिचर में सारा हम लोग रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलर केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में डेट इज इनकम साइड में हम लोग सारा क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारा रेवेन्यू इनकम ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट साइड में ओनली रेवेन्यू इनकम ही रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई भी कैपिटल इनकम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, इस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, इज टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के साथ साथ एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इस बिजनेस से इस ऑर्गेनाइजेशन का एंड ऑफ द ईयर में सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। सरप्लस मतलब अगर आपका इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है तो वो आपका सरप्लस है, कि आपका बिजनेस का इनकम हुआ 100 और खर्चा हुआ 80 रुपये, तो 20 रुपये जो बचा वो आपका सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होता है मतलब एक्सपेंचर ज़्यादा होता है और आपका इनकम कम होता है तो वो आपका हो गया डेफिसिट। मान के चलो कि 100 का इनकम हुआ था और आपका खर्चा हो गया 120, तो यहाँ पे 20 रुपये आपका ज़्यादा खर्चा हुआ तो 20 रुपये आपका क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द इनकम साइड इज मोर देन द एक्सपेंडिचर साइड, अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर अगर 80 रुपये है तो वो यहाँ पे क्या हो गया, तो इट इंडिकेट सरप्लस, मतलब 20 रुपये आपका हाथ में बचा वो आपका सरप्लस हो गया। और नेक्स्ट कहता है इट इंडिकेट सरप्लस एंड इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम साइड, अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होता है कि एक्सपेंडिचर आपका 120 है और इनकम है आपका 20, तो बैलेंसिंग फिगर आपका इनकम में आएगा, मतलब ये आपका लॉस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेफिसिट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड्यूर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे और कैसे उसको बनाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद ही हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट कहता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर एक्रूअल बेसिस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस में बनाए थे हम लोग, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैश बेसिस में बनाए थे। इसका मतलब क्या निकल गया कि कैश बेसिस का बनाने का मतलब है कि एक साल में जितना भी आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा वो सारा कैश ट्रांजैक्शन हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे। मतलब कहने का मतलब है कि इस साल में अगर लास्ट ईयर का पैसा मिला व इस साल में आपका नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में मिला, वो सारा हम लोग रिकॉर्ड किया था। व इस साल में लास्ट ईयर का कुछ ड्यूज था उसका पेमेंट हुआ, पर इस साल में नेक्स्ट ईयर का पेमेंट हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिया था, तब भी हम लोग रिकॉर्ड किया था। मतलब आपका बिजनेस में आपका ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आने से ही हम लोग रिकॉर्ड किया और आपका बिजनेस से पैसा जाने से ही हम लोग रिकॉर्ड किया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। इसलिए हम लोग बोला थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक्रूअल बेसिस में बनाया जाता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्रूअल बेसिस। तो क्लास 11 में हम लोग पढ़ा था कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। तो एक्रूअल बेसिस मीन्स इस बेसिस में अगर कोई भी अकाउंट आप लोग बनाते हैं तो उस अकाउंट में करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होगा।
ध्यान से सुनिए कि एक्रूअल बेसिस का मतलब है रिकॉर्डिंग द करेंट ईयर्स इनकम एंड द करेंट ईयर एक्सपेंसेस वेदर द इनकम इज रिसिप्ट और येट टू बी रिसिप्ट। आपको कोई भी पैसा मिलने वाला है या कोई भी पैसा मिला लेकिन वो पैसा इस साल का ही है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस में भी कि अगर इस साल का एक्सपेंसेस 12 महीने का जो एक साल का जो एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस आपका हो गया है तो रिकॉर्ड करेंगे, या उस एक्सपेंसेस होने वाला है नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट करेंगे तब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं एक्रूअल बेसिस का कि आपका एक साल है, मानिए कि दिस इज द वन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे बोला है कि आपका 100 रुपीज़ का इनकम रिसीव किया आपने, पैसा आया आपसे, आपके पास 100 रुपीज़ का आया, 100 रुपीज़ आया और इसके साथ 20 रुपये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। मान के चलो कि 120 का आपने सेल किया था, 120 का सेल किया था जिसमें से 100 रुपीज़ आपको इस साल ही दे दिया और 20 रुपये बाकी रखा है वो बाद में आपको देगा, 20 रुपये क्रेडिट में है वो बाद में आपको मिलेगा। एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस अगर होता तो इनकम एंड एक्सपेंस रिसिप्शन पेमेंट में हम लोग 100 रुपीज़ ही रिकॉर्ड करते। 120 का आपने टोटल सेल किया था जिसमें से 100 रुपीज़ आपको अभी मिल गया और 20 रुपीज़ येट टू बी रिसिप्ट, 20 रुपये आपका बाकी है वो बाद में आपको मिलेगा, क्रेडिट में है वो बाद में आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट मानने देता है तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी आपने कैश में सेल किया था, जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया वही रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए आपका रिकॉर्डिंग क्या आएगा, रिकॉर्डिंग में आप लोग लिखेंगे 100। अगर यही चीज़ को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है तो आप लोग कितना लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे 120। मतलब ये एक्रूअल बेसिस कहता है कि इस साल का इनकम अगर मिला है तो भी आप रिकॉर्ड करो, इस साल के इनकम आपको नेक्स्ट ईयर में भी मिलने वाला है तो भी आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि इनकम तो इस साल का ही है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं कि इस बार आपको 150 मिला, ऑर्गेनाइजेशन में 150 आया, मतलब मान के चलो कि सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन आया आपका 150, आपके हाथ में कैश आया जिसमें से 50 रुपीज़ एडवांस दिया, किसी ने 50 रुपीज़ एडवांस दिया। मेरा बात ध्यान से सुनिए कि सब्सक्रिप्शन मिला ऑर्गेनाइजेशन में 150 जिसमें से 50 रुपीज़ आपका एडवांस है। कहने का मतलब ये है कि इस ईयर का 100 रुपीज़ आपका सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर में 50 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस पेमेंट कर दिया किसी ने, इसलिए आपको 150 मिला। हमने बोला कि 150 सब्सक्रिप्शन आपको मिला जिसमें से 100 रुपीज़ इज रिलेटेड टू दिस ईयर एंड द 50 रुपीज़ इज रिसिप्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में मिला। तो यहाँ पे जब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 और 150। यस, इट विल बी 150 बिकॉज आपके पास 150 आया तो हम लोग रिसिप्शन पेमेंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 150। लेकिन यही सम अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन लिख के कितना लिखेंगे हम लोग 100, या आप लोग कैसे लिख सकते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन 150 मिला लेस रिसिप्ट इन एडवांस, रिसिप्ट कितना मिला था 50 एडवांस में 100, तो हम लोग का बैलेंस आएगा 100। क्योंकि सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है, सब्सक्रिप्शन इस साल का 100 है, मिला आपको 150 लेकिन 50 तो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इस साल का इनकम को ही हम लोग लेंगे। इस साल में अगर आपका इनकम हुआ और वो इनकम का पैसा आपके पास आया तो रिकॉर्ड करेंगे, इस साल के इनकम का पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है तो भी हम लोग यहाँ पे इस साल ही रिकॉर्ड करेंगे उसको। वैसे ही अगर इस साल आपको कुछ पैसा मिला, जो पैसा में लास्ट ईयर का कुछ पैसा इंक्लूड था या नेक्स्ट ईयर का कुछ पैसा इंक्लूड था, लेकिन वो पैसा इस साल का तो नहीं है ना, वो पैसा इस साल का इनकम का नहीं है, तो वो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का पैसा हम लोग उससे डिडक्ट करके इस साल का कितना इनकम हुआ वो इनकम हम लोग लिखेंगे। तो वैसे इन द सेम केस हम लोग जब पेमेंट एक्सपेंडिचर का बात करते हैं तो इस साल का कितना खर्चा हुआ वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो खर्चा होने वाला है, वो खर्चा हो गया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं है, कुछ खर्चा हो गया उसका पेमेंट नहीं है, पेमेंट किया नहीं हम लोग, तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से आपका हर महीना 100 पर मंथ आपका सैलरी पेमेंट होता है, 100 पर मंथ, तो 100 पर मंथ करके आपने 11 महीने का सैलरी दिया 11,000 रुपये और 1 मंथ का सैलरी 1,000 रुपये आपका ड्यूस है।
तो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हम लोग कितना लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में बाय सैलरी कितना लिखेंगे 11,000। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंडिचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग देखेंगे कि एक साल का सैलरी कितना है 12,000, तो 12,000 में पेमेंट कितना हुआ 11,000 पेमेंट हो गया, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। और 1,000 जो आपका ड्यूस है वो बाद में आप लोग पेमेंट करेंगे, किया नहीं तो वो 1,000 भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो खर्चा इस साल का ही है, वो खर्चा इस साल का ही है। तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि कोई भी इनकम आपको कोई भी करंट ईयर का इनकम अगर आपको मिल गया है तो भी आप रिकॉर्ड करो, या कोई करंट ईयर का इनकम आपको फ्यूचर में मिलने वाला है तो भी आप उसको रिकॉर्ड करो। और सिमिलर केस में एक्सपेंडिचर के मामले में यही होता है कि एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर का है और उसका आपने पेमेंट कर दिया तो भी उसको रिकॉर्ड करना है, या एक्सपेंडिचर आपका इस साल का एक्सपेंडिचर हुआ, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हुआ और उसका पेमेंट आप किया नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर तो इस साल का ही है तो उसको भी हम लोग उसी साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का भी ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग का भी ट्रीटमेंट होगा, वो सारा ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करना है। इसलिए नेक्स्ट लाइन कहता है एज लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द एडजस्टमेंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि हम लोग नीचे दिया सारा एडजस्टमेंट, हम लोग ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी एडजस्टमेंट रहता था उसको हम लोग लेके ही सम करते थे। वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी अगर आपका कुछ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो सारा एडजस्टमेंट को आपको लेके ही सम करना है। नेक्स्ट इट ओनली रिकॉर्ड्स द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर। बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही ट्रांजैक्शन होगा, जो हम लोग पहले डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कहता है इट नेवर रिकॉर्ड्स द ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो एज लाइक द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरह इस अकाउंट में हम लोग कोई भी ओपनिंग बैलेंस, मतलब इस साल का कितना ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सारा हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या है। इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल, वैसे ही रेवेन्यू एंड कैपिटल। So now let's try to understand the meaning of the revenue income and the meaning of the capital income and the meaning of the revenue expenditure and the meaning of the capital expenditure. तो ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हैव क्लासिफाइड इनकम इनटू टू कैटेगरीज। दैट इज फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू इनकम मीन्स दोस इनकम व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर। सिंपल लैंग्वेज में कि रेवेन्यू इनकम उस टाइप के इनकम को कहते हैं जो इनकम ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर बेसिस में होता है, कि मानिए हर महीना हो रहा है, मानिए हर 3 मंथ के बाद हो रहा है, हर साल हो रहा है, उस इनकम को हम लोग रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबर्स है, कोई भी क्लब हो गया, कोई भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो जो भी उसका क्लब है, उस क्लब का जो भी मेंबर्स है वो मेंबर हर महीना हर साल में कुछ ना कुछ पैसा वो लोग रेगुलर बेसिस में पेमेंट करते हैं, पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है कैपिटल इनकम। सो कैपिटल इनकम का मतलब होता है दिस इज नॉट रेगुलर इन नेचर। ये आपका रेगुलर बेसिस में नहीं होता है कि कोई भी इनकम आपको मिल गया लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा कि नहीं उसका श्योरिटी नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपको मिल नहीं भी सकता है। या जैसे कि डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ किया डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिला,
कोई भी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन मिला। एक क्लब था, एक क्लब में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ने आके आपका क्लब में वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए डोनेशन किया। जब भी आपका वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो डोनर था वो नेक्स्ट टाइम आपको उस पर्पस के लिए डोनेशन नहीं देगा। इसका मतलब आपका डोनेशन बंद हो गया, तो वो आपका हो गया कैपिटल इनकम। सो कैपिटल इनकम मीन्स दोस इनकम व्हिच आर नॉट रिसीव्ड ऑन इन रेगुलर बेसिस, वो आपको रेगुलर बेसिस में मिलता नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इनकम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज रिसिप्ट ऑन रेगुलर बेसिस और इस पे क्या होगा? इट इज नॉट रिसिप्ट ऑन रेगुलर बेसिस। एग्जाम्पल में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर मैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी कारण से आपको डोनेशन मिला। लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा। सो कुछ नया वर्ड आपको यहाँ पे मिला है, तो उसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ ही साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे 2 वर्ड हमने लिखा हुआ है, तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो पहले तो सब्सक्रिप्शन मीनिंग आपको पता ही है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस में जो पैसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे भी डोनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डोनेशन लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस यही है कि ये डोनेशन था जनरल पर्पस। अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में कुछ डोनेशन लिखा हुआ है और उसके साथ आपका कोई पर्पस नहीं है, तो उसका मतलब है वो आपका रेवेन्यू नेचर है, तो उसका एंट्री हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे। और आपका अगर डोनेशन लिख के उसके साथ कोई भी पर्पस लिखा हुआ है कि डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन फॉर रिफ्रेशमेंट, डोनेशन फॉर, मतलब डोनेशन के साथ अगर कोई पर्पस लिखा हुआ है, कोई रीज़न लिखा है कि कौन सा रीज़न से आपको डोनेशन मिला, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ ए कैपिटल इनकम, हैंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें लेगेसी। लेगेसी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय द लेगेसी? लेगेसी का मतलब होता है कि किसी पर्सन का डेथ होने पर उनका विलिंगनेस से कोई उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सारा जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो आपका लेगेसी होता है। तो लेगेसी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन रिसीव्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर हिज डेथ। जैसे कि कोई मरने के बाद उसका कोई भी बॉडी का कोई पार्ट किसी दूसरे आदमी को डोनेट कर दिया, तो वो हो गया लेगेसी। कोई किसी पर्सन का बहुत सारा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी वो मरने के बाद वो प्रॉपर्टी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में चला गया, तो वो जो ट्रस्ट उसका जो प्रॉपर्टी रिसीव किया तो उसको बोलते हैं लेगेसी। तो लेगेसी का मतलब होता है कि आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेगेसी मिला, मतलब कोई भी डोनेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी मिला आपको, लेकिन वो लेगेसी हर साल जो आपको मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है और उसका चांसेस बहुत कम है, वो आपको रेगुलर बेसिस में मिलता नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, लेगेसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इनकम बोलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था, ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, वो बाकी मेंबर ने क्या किया, बाकी मेंबर हर महीना व हर साल आपको पेमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करता है, लेकिन एक मेंबर ऐसा निकल के आया, वो मेंबर हर महीना व हर साल पेमेंट नहीं किया, वो सारा पैसा एक साथ में दे दिया। वो बोला कि हम हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग हर साल 100 रुपीज़ करके देते हैं, हम हर साल 100 रुपीज़ करके नहीं देंगे, एक साथ में आप 10,000 रुपये रखिए और हम ज़िंदगी भर पैसा नहीं देंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर एट ए सिंगल टाइम
एट ए सिंगल टाइम। ये आपको एक ही टाइम पे आपको वो सारा पैसा एक साथ में दे देगा, ये सब्सक्रिप्शन नहीं देगा, ये बोलेगा हम एक साथ में आपको पूरा पैसा दे दिया। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टाइम कोई उस आदमी से लाइफ मेंबरशिप पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, ये रेगुलर नहीं होता है, इसलिए इसको कैपिटल इनकम में दिखाया जाता है। वैसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस टाइप के एक्सपेंडिचर को बोला जाता है जो एक्सपेंडिचर हर महीना हर साल होता है। The expenditure which are occurred on a regular basis, on a regular basis में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी खर्चा हर साल होता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है, एग्जाम्पल तौर पे आता है आपका सैलरी आ गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कोई भी क्लब का हर साल में मेंटेनेंस खर्चा होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वाटर बिल, पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। So these are the example of the revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये एग्जाम्पल है। वैसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दोस एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉट रेगुलर इन नेचर, और ये खर्चा हर साल और हर महीना नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा डेली बेसिस या ईयरली बेसिस में नहीं करता है कि इस साल कर दिया, नेक्स्ट 2-3 साल और 4-5 साल नहीं किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल में परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑर्गेनाइजेशन ने एक बिल्डिंग खरीद लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैंड खरीदा। अब इसका मतलब है ये नहीं कि हर साल वो लोग बिल्डिंग खरीदे, हर साल वो लोग लैंड खरीदे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन अगर किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो दिस फ्रॉम दिस डिस्कशन आई थिंक यू विल बी लिटिल बिट क्लियर रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग एक्रूअल बेसिस में ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही हम लोग क्रेडिट साइड में मतलब इनकम साइड में हम लोग ओनली क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंडिचर में ओनली क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनकम साइड में क्या आएगा, ओनली रेवेन्यू इनकम। अगर इनकम साइड ज़्यादा हुआ, एक्सपेंडिचर साइड कम हुआ तो इसका मतलब सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हुआ और इनकम साइड कम हुआ तो उसका मतलब क्या आ गया, उसका मतलब हो गया आपका डेफिसिट। Okay, so this is all about the discussion regarding the income and expenditure account and how the income and expenditure account is prepared. In the next video we will try to learn how the income and expenditure account is prepared by solving a practical problem.